हमने ऊंची हस्तियां भी देखी और घनी बस्तियां भी देखी, आवारगी भी देखी और कड़ी गिरफ्तियां भी देखी। उनसे कहो कि हमें उड़ना न सिखाएं ऊंचे आसमानों में। हमने उड़ते जहाज भी देखे, हमने डूबती कश्तियां भी देखी, हमने डूबती कश्तियां भी देखी। जय हिंद, नमस्कार। मैं चंदन अखिलेश पांडे आप सभी के अपने चैनल 5 जन फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह यूट्यूब चैनल 5 जन फॉर ऑल सामाजिक विषय के साथ इस विषय को आत्मसात लेकर एक यात्रा पर निकला है। और उसी यात्रा के क्रम में आज का पड़ाव, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर श्वेत पट पर देख रहे हैं, स्वातंत्र्योत्तर युग मीन्स लेटर इंडिपेंडेंस एरा। हमने पिछले वीडियो में आधुनिक इतिहास के तीसरे चरण यानी 1915 से लेकर के 1947 महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है, वहां से लेकर के देश की आजादी तक की यात्रा कुल 5 खंडों में एक श्रृंखला बनाकर किया है। और उसी के क्रम में उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह वीडियो भी कुल 3 खंडों में प्रसारित होगा, जिसका पहला खंड आज प्रसारित हो रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हमारे सामने मात्र एक समस्या थी, और वो समस्या थे अंग्रेज। वो समस्या थी अंग्रेजों के द्वारा किया गया यातना पूर्वक अमानवीय व्यवहार, अंग्रेजों की क्रूर जो दूरदर्शिता थी, अंग्रेजों का जो बांटो और राज करो की नीति थी, वह हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए एक बड़ी समस्या थी। लेकिन जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन लेकर के आते हैं, देश की आजादी के बाद तमाम प्रकार की समस्याएं अंबार की तरह हमारे सामने मुंह फैलाए खड़ी हो जाती हैं। ट्रस्ट विद डेस्टिनी 15 अगस्त 1947 की वह मध्य रात्रि, और उस मध्य रात्रि में दिया गया हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का वो भाषण, जिस भाषण की चर्चा भी विस्तार से यह चैनल करने वाला है। ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाने वाला वह भाषण, उस भाषण में एक उद्बोधन का अंश मुझे याद आता है, जब पंडित नेहरू ने कहा था कि हम भाग्य वधु से जो प्रतिज्ञा करके आए थे, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का यह शुभ दिन है, यह शुभ अवसर है। अब कौन सी प्रतिज्ञा थी, वो कौन सी भाग्य वधु थी, इसका भी वृतांत यह चैनल आप सभी के बीच में लेकर के आएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वातंत्र्योत्तर युग में उन समस्याओं को जो हमें आजादी के बाद प्राप्त हुई थी। समस्या एक अति संवेदनशील शब्द होता है किसी व्यक्ति के जीवन के लिए, किसी समाज के लिए, और साथ ही साथ किसी देश के लिए। और भारत भी इन समस्याओं से जूझता रहा है, इन समस्याओं से संघर्ष करता रहा है। और उन्हीं समस्याओं को लेकर के जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो इतिहासकार उन समस्याओं को 3 खंडों में विभाजित करते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह समस्या भी हमारे पास 3 प्रकार की थी। एक तत्कालिक समस्या थी, इमीडिएट कज मीन्स जैसे ही हम आजाद हुए थे, हमारे सामने जो जो तत्कालिक समस्याएं थी, उनका यह पहला खंड है, जिसका विस्तार आज होगा। दूसरे रूप में मध्यकालिक समस्या यानी तत्कालिक समस्याओं के निराकरण के बाद हमारे पास जो समस्या थी, जिसमें संविधान का निर्माण करना था, एक संप्रभुत्व देश की स्थापना करनी थी, यह समस्या मध्यकालिक समस्या के रूप में जानी जाती है। और साथ ही साथ दीर्घकालिक समस्या यानी संविधान बनने के बाद अपने देश को संगठित करने के लिए, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए हमारे सामने तमाम प्रकार की समस्याएं आई हैं, और कुछ समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का यह वीडियो तत्कालिक समस्याओं के ऊपर आधारित है। तत्कालिक समस्या का मतलब आजादी के ठीक बाद हमारे सामने कौन कौन सी समस्या थी, जिसकी सूची भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उन समस्याओं का निदान कैसे किया गया, उसका भी एक व्याख्या, उसका भी एक विस्तार आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। रजवाड़ों का विलय का मतलब प्रिंसिली स्टेट हमारे देश में थे। और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में इस बात का उल्लेख था कि जितने भी देशी रियासतें थीं, वो अपनी मर्जी से या तो भारत में या फिर पाकिस्तान में मिल सकती थी। एक अखंड देश के निर्माण के लिए देशी रियासतों का भारत में विलय कराना, भारत में मिलाना अत्यंत ही जरूरी था। और इस कार्य को बखूबी निभाया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने देशी रियासतों के बीच देशभक्ति को ललकारा, उनकी
राष्ट्रीयता पर प्रहार किया और इस प्रकार से अधिकांश देशी रियासतें अपने सहमति के साथ भारत में मिलने के लिए तैयार हो गई, जो कि भारत के लिए एक आनंद का पल था। लेकिन उस आनंद के बीच में भी हमारे देश में 3 ऐसी देशी रियासतें थीं जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी। सबसे पहला नाम आता है सौराष्ट्र प्रांत के तट पर स्थित एक ऐसा राज्य जिसको जूनागढ़ के नाम से हम जानते हैं। हालांकि जूनागढ़ की सीमा पाकिस्तान के साथ स्पर्श नहीं करती थी, लेकिन जूनागढ़ के नवाब भारत में नहीं पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। सरदार पटेल के नेतृत्व में भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों के द्वारा वहां संघर्ष किया गया, वहां जनमत संग्रह कराया गया और उस जनमत संग्रह ने जूनागढ़ को भारत में मिलाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी घटना आती है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आप सभी जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के आज तक जम्मू और कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है, अब तो वो राज्य भी नहीं रहा, वो महज एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। लेकिन आज भी जम्मू और कश्मीर हम सभी के लिए नासूर बनकर के हमें दर्द देता रहा है। इस जम्मू कश्मीर पर आधारित एक विशेष वीडियो भी यह चैनल प्रसारित करेगा। उस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर के वृतांत को समझेंगे। तीसरी समस्या थी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के निजाम, जो कि भारत में कदापि मिलना नहीं चाहते थे। भारतीय सेना के हौसलों ने जिस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो के नाम से हम सभी जानते हैं, वहां हमारी सेना गई और निजाम को भारत में मिलने पर मजबूर कर दिया, निजाम को घुटने टिकने पर मजबूर कर दिया। कुछ पुर्तगाली और फ्रांसीसी क्षेत्र भी थे जिनको तमाम प्रकार के अधिनियम बना करके भारत में मिलाने पर उनको भी भारत में शामिल किया गया और इस प्रकार से देशी रियासतों के विलय की समस्या समाप्त हो गई। दूसरे क्रम में हम देखते हैं सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन महज एक धार्मिक विभाजन था। मुस्लिम लीग, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में जो एक पॉलिटिकल टीम बनी थी, जिसको हम मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं, उनकी यह महत्वाकांक्षा थी और उस महत्वाकांक्षा ने देश को एक रक्तरंजित विभाजन दिया। और जैसे ही देश में बंटवारा हुआ तो जिनको हिंदुस्तान अच्छा लगा वो भारत आ गए, जिनको पाकिस्तान अच्छा लगा वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन इस आने और जाने में तमाम प्रकार की खून की नदियां बहीं, सांप्रदायिक दंगे हुए और इन सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत अगस्त 1946 में जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया, उसी समय से यह समस्या प्रारंभ हो गई थी। सांप्रदायिक दंगों को भी हमने निरंकुश किया, सांप्रदायिक दंगों पर भी हमने विजय प्राप्त किया, लेकिन जब तक हम सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करते, तमाम प्रकार के बेगुनाह लोग, अनगिनत बेगुनाह लोग अपनी जिंदगी को तबाह कर चुके थे। तीसरी समस्या के बीच में आती है भारतीय पाकिस्तान सीमा का निर्धारण, यानी उन सीमाओं का भी चिन्हांकन करना था जहां से भारत शुरू होता हो और जहां से पाकिस्तान शुरू होता हो, और यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या के निदान के लिए आप देख रहे हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ जो कि जस्टिस थे, रेड क्लिफ, आपको मैं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण भी अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजी ब्रिटिश जस्टिस रेड क्लिफ हमारे भारत में आए और भौगोलिक आधार पर भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण किया। साथ ही साथ कैश बैलेंस यानी नकद भी एक बड़ी समस्या थी। भारतीय संपत्ति का बंटवारा और उस बंटवारे में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया वह आमरण अनशन भी पाकिस्तान प्रेम को प्रदर्शित करता है, जिसको मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं आप सभी के बीच में रखूंगा। कैनल पार्टीशन, नहरों के बीच में जो बंटवारा हुआ, किस नहर का पानी भारत को मिलेगा, किस नहर का पानी पाकिस्तान को मिलेगा, यह भी एक बड़ी समस्या थी। उस समस्या को भी हमने सुलझाया। साथ ही साथ सिंधु वाटर डिस्प्यूट, पंजाब सिंधु नदी का जो जल बंटवारा था, जो जल समझौता था, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या को भी हमने इसका भी निदान किया। चौथे क्रम में रियासतों का पुनर्गठन। रियासतों का पुनर्गठन का मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हमारे देश में 14 प्रांत हुआ करते थे। हमारा आज का उत्तर प्रदेश उन्हीं प्रांतों में से एक था जिसको संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और इन अलग अलग रियासतों को रिस्टेबलाइज करना भी स्वतंत्र भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं आपको बता दूं कि नागपुर कॉन्फ्रेंस जो 1920 में कांग्रेस के द्वारा किया गया था, उस नागपुर कांग्रेस में पहली बार रियासतों के पुनर्गठन की आवाज उठी थी और उसी में SLC, उसी आधार पर स्टेट लैंग्वेज कमीशन जो कि SK दर के नेतृत्व में 1948 में स्थापित किया गया
और भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की व्यवस्था की गई। एक नाम आता है यहाँ पर पोट्टी श्री रामालू, आंध्र प्रदेश। आपको यह पता होना चाहिए कि भाषाई आधार पर भारत में राज्य बनने वाला पहला प्रांत जो कि 1953 में बना था वो आंध्र प्रदेश था। तेलुगु भाषी लोग और उन तेलुगु भाषी लोगों का नेतृत्व करने वाले पोट्टी श्री रामालू जो कि अनशन पर बैठ गए और अनशन पर बैठने के साथ ही लगातार अनशन होने के साथ ही उनकी मृत्यु भी हो गई और उनकी मृत्यु के द्वारा एक जन आंदोलन तैयार हुआ जिस आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। SRC स्टेट रिस्टेब्लिशमेंट कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1953 में फजल अली के नेतृत्व में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य कार्य राज्यों को पुनर्गठित करने का था। यह भी हम संविधान के आगे आने वाले वीडियो में हम इसका भी विस्तार देखेंगे। भाषा संबंधित विवाद भी हमारे देश में एक जटिल विवाद रहा है और पूर्ववर्ती सरकारों ने इस भाषा संबंधित विवाद को सुलझाने में नाकाम भी रही है। यह भी मैं इस बात को यहाँ प्रदर्शित करना चाहता हूँ। 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में जरूर स्वीकार किया गया, लेकिन मादरे वतन की जो भाषा थी, जो भाषा हम सभी की भाषा है, हिंदी को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो आज भी अपने दर्जे के लिए तरस रही है। तो यह एक प्रकार से नाकामी थी। यहाँ पे मैं एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग महज 1965 तक ही करने की बात कही गई थी। 1965 में एक बड़ा बदलाव देश चाहता था, लेकिन दुख होता है 1965 में वह बदलाव हमारे देश के सामने देखने को नहीं मिला। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस भाषा संबंधित समस्या को लेकर के एक विशेष वीडियो यह चैनल अतिशीघ्र प्रसारित करने वाला है। जनजातीय समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जनजातीय शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि हमारे भारतीय समाज का एक विशेष अंग रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के शासन काल में तमाम प्रकार की यातनाएं सही हैं। यह जनजातीय समूह वो समूह है जो प्रकृति का सबसे अच्छा मित्र होता है। ये जंगलों में रहते थे, लेकिन जंगलों में रहने के आधार पर भी अंग्रेजों ने इनके ऊपर तमाम प्रकार की यातनाएं की थी। इनको जंगलों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इनको जंगली सामान यानी जंगलों के सामान पर, जिन सामानों पर ये इनका जीवन निर्भर था, उन सामानों से इनको दूर कर दिया गया था। और उनको भी बैलेंस करने के लिए, उनके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे देश के संविधान में, जब हम पॉलिटिकल साइंस शुरू करेंगे, जब हम संविधान की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 15, आर्टिकल 16, 46, 164, 244, 275, 331, 332, 334, 339, 342 यानी संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए, उनके विस्तार के लिए तथा साथ ही साथ उनके विकास के लिए दर्जनों अनुच्छेद तैयार किया गया, ताकि जनजातीय लोगों को सामंजस्य के साथ भारत में शामिल किया जा सके, उन्हें भी तमाम प्रकार के अवसर मिल सके। इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ी समस्या जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या भी थी, जिसका जब यह चैनल महात्मा गांधी की बायोग्राफी प्रस्तुत करेगा तो उस हत्या की बात, उस हत्या का विस्तार भी आप सभी से करेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने तत्कालिक समस्याओं पर फोकस किया। हम आगे आने वाले वीडियो में हम मध्यकालिक समस्या यानी संविधान निर्माण पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ दीर्घकालिक समस्या जो आज भी हमारे बीच में है, उन समस्याओं पे भी हम बात करेंगे। तो यह यात्रा भी 3 खंडों में होगी, यानी यह श्रृंखला, यह सीरीज के 3 पार्ट होंगे। लगे रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। वंदे मातरम, जय हिंद।